दोस्तों नमस्कार। तो मेरा ही नाम है सुनील और आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है बोर्ड क्रैकर्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी के चौथे अध्याय जो कि है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यह जो कहानी है यह पढ़ने में इतना ज्यादा आप लोगों को आनंद आने वाला है, इतना ज्यादा आनंद आने वाला है कि यदि आप इस पूरा वीडियो को देख लेते हैं और इस पूरे कहानी को सुन लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आएगा तो आपको याद करने का जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही बना लेंगे। तो बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा का पूरा कहानी मेरे साथ में पढ़ना है, समझना है और इसके बाद देखिएगा कि इसका क्वेश्चन आंसर कितना आसानी से बनता है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को पढ़ना कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और आपसे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है, कहानी है या निबंध है या ललित निबंध है। तो ललित निबंध में आप लोग जो है टिक मारिएगा, ठीक है। ओके चलिए शुरू करें, कहानी को शुरू करें। तो चलिए अब हम लोग जो है कहानी को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहानी के स्टार्टिंग से क्या कह रहा है कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देते हैं। बच्चे जो है वह कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। बच्चा क्या करता है कि कभी कभी चक्कर में डाल देने वाला प्रश्न कर बैठता है। अब जिस पिता के पास ज्ञान थोड़ा कम हो, नॉलेज थोड़ा कम हो, तो वही कह रहा है कि अल्पज्ञ पिता जो होता है, जिसके पास ज्ञान थोड़ा कम हो, नॉलेज कम हो, बड़ा दयनीय जीव होता है। पिता को तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। बच्चा जो है कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ देता है जो पिता को पता ही ना रहे इसका आंसर क्या होगा, तो उसके लिए तो यह बड़ा दयनीय हो जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक साहब कह रहे हैं कि कभी कभी बच्चे जो है वह चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अब अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब आप जरा सोचिए कि कोई बच्चा आपसे पूछ दे कि भैया बताइए नाखून क्यों बढ़ता है, पापा बताइए नाखून क्यों बढ़ता है, तो आप क्या जवाब देंगे वहां पे, यदि आपको नहीं पता है तो वही बात लेखक साहब कह रहे हैं। आगे देखिए कह रहा है तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। जब यह बात बच्ची ने हमसे पूछा तो मैं कुछ सोच ही ना सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चों कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, और यदि बच्चे कुछ दिन तक उस नाखून को बढ़ने देते हैं तो आप उन्हें डांटा भी करते हैं। पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। लेकिन कोई यह जानता नहीं है कि यह नाखून जो है यह क्यों इस प्रकार से बढ़ा करता है। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। आप काट दीजिए, वह चुपचाप दंड स्वीकार कर लेगा कि भाई चलो हमारा दंड है, हम बढ़े तो यह हमको काट दिया। पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर हो जाता है। और काट दीजिएगा, 2-3 दिन बीतेगा, फिर से वह हाजिर हो जाएगा। आखिर ये इतने बेहया क्यों है, ये कह रहे हैं लेखक साहब। तो लेखक की जो छोटी लड़की है वो हमसे पूछ रही थी कि पापा बताइए कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब वह बेचारा परेशान हो गया, तो इन्हीं के बारे में कह रहे हैं और उन्हें काटिएगा फिर से वह आ जाएगा। आगे पढ़िए, एकदम आराम से पूरे कहानी को हम लोग पढ़ते हैं और देखिए हम आपको यकीन दिलाएं, विश्वास दिलाएं कि आप इस पूरा कहानी को पढ़िएगा, सुनिएगा तो एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आएगा तो वह आपका बचने वाला नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था। कह रहा है कि कुछ लाख वर्ष पूर्व का ही बात है जब मनुष्य जंगली हुआ करता था, बदमानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। और उस समय जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था, जब चाकू नहीं था किसी भी चीज को काटने के लिए, तो उस समय मनुष्य को नाखून का जरूरत भी था। उसका जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरत था। हाँ, और कोई जीव जंतु है जो उससे प्रहार करता था तो वह नाखून को जो है हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो जीवन रक्षा के लिए भी नाखून बहुत जरूरी था। असल में वही उसके अस्त्र थे, और असल में वही बात आपको बोले हैं कि वही जो है उसका अस्त्र था। दांत भी था पर नाखून के बाद ही उनका आसान था। दांत तो था लेकिन उसका आसान नाखून के बाद ही था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, उन दिनों उसको जो है जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदी को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था और उस समय में मनुष्य के लिए नाखून जो है वह आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे दूसरा चीज का आविष्कार होता गया तो लोग जो है नाखून छोड़ के अपने दूसरे जो अस्त्र रहता था उसका सहारा लेने लगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पत्थर के ढेले और पेड़ की डाले काम में लाने लगा। पत्थर की ढेले और पेड़ की जो डाल था उसको काम में लगाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। रामचंद्र जी भगवान राम के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके पास भी जो वानर सेना था उनके पास भी तो यही अस्त्र था। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। आगे देखेगा मनुष्य और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए। जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजय हुए। देवता से लेके देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा इसलिए कह रहा है कि देवताओं के राजा तक को भी मनुष्य का राजा
इसलिए सहायता लेना पड़ती थी कि मनुष्य के पास लोहे के अस्त्र, कहा कि देवता के जो राजा था उसे भी मनुष्य के राजा से इसलिए सहायता लेना पड़ता था क्योंकि मनुष्य के पास लोहे के अस्त्र हुआ करते थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि ये दोनों चीजें थी। आर्य विजय हुए, फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, संपूर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे, लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक ने, वायुयान ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक गम है। यह सबको मालूम है कि नश्वर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल रहा है। हालांकि यह सभी को पता है कि अभी जो मनुष्य है वह एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। भाई एक समय होता था जब मनुष्य को नाखून की आवश्यकता था, लेकिन अब तो उसको आवश्यकता नहीं है नाखून का। आप देखिए नाखून का कोई काम है क्या? कोई काम नहीं है। तो अब क्यों नाखून बढ़ रहा है, यह सवाल उठता है। आगे देखिए कह रहा है कि अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। कह रहा है कि अब जब मनुष्य को नाखून की आवश्यकता नहीं है, फिर भी प्रकृति भगवान जो है मनुष्य का जो भीतर वाला जो अस्त्र है उससे उसको वंचित नहीं कर रहा है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष के पहले के, कह रहा है कि तुम वही लाख वर्ष के पहले के नंख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले। तथा किम, मैं हैरान होकर सोचता हूं कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों, कह रहा है किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व का बात है जब वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटते थे। लेखक कह रहा है कि अभी तो मनुष्य बच्चों को इसलिए डांटता है कि उसका नाखून बढ़ जाता है, लेकिन कुछ ही लाख वर्ष पहले का बात है जब वही मनुष्य बच्चों को इसलिए डांटा करते थे कि वह नाखून काट लेता था, इस वजह से डांटा करते थे। लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए यह उसे असह्य है। लेकिन यह भी कैसे कहूं, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बारबरता घटी कहाँ है? वह तो आगे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कहा वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड, हिरोशिमा आपको पता है ना, जहां पे परमाणु बम गिरा था, हिरोशिमा हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। यह उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवती प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है, आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उनके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको स्थितिक मोम और अलकतक आलता से यत्नपूर्वक रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गैर देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को। अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामी वृत्तियों और नीचे खींचने वाले वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहो भी तो भूल नहीं सकता। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई है, दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है और
असल में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक्य की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुतत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुतत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। मेरा मन पूछता है कि किस ओर मनुष्य बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बध बालिका ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूं, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषा में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। 15 अगस्त को अब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना तो सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि इतने दिनों तक अंग्रेजों की अनुवृत्तिता करने के बाद भी भारत वन इंडिपेंडेंस को अनाधीनता क्यों नहीं कह रहा? उसने अपनी आजादी के जितने भी नामाकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। यह क्या संयोग की बात है? यह हमारी समूचा परंपरा ही अनजाने में है। हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या का नाना भव और नाना पहलुओं से विचार गया है। हम कई नौसिखिए नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर अरक्षित छोड़ दिए गए हो। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकारी विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, आगे देखिए, स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहे। पुराने का मोह सब समय वंचनीय ही नहीं होता। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दे। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब भी नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं और जो मूढ़ लोगों के द्वारा इशारों पर भटकते रहते हैं, सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेने होगी। और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जातियां इस देश में अनेक आई है, लड़ती झगड़ती भी रही है, फिर
प्रेम पूर्वक बस भी गई है। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इसी समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? आहार, निंद्रा आदि। पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों को, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकियों को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए और सत्य आचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। आगे आइए, यहाँ पे कह रहा है, अब वह कैसे कहा है तो सुनिए यहाँ। एतद्धि विततंत श्रेष्ठ सर्वभूतेषु भारत निर्वैरता महाराज्य सत्यम क्रोध एवच। यह श्लोक में कहा गया है। अन्यंत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबसे दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित है। बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उसे लोहा लेने को कमर कसे हैं। आगे देखिए, यहां पे कह रहा है कि मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरण की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्च श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बनने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूं कि बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविकता चरितार्था का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का जो अनावश्यक अंग है उसी के प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरना शस्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित कर देना वांछनीय पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। भीतर जीवन में अस्त्र शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्य तत्व का तकाजा है। मनुष्य जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है और अपने को संयंत्र रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। सफलता और चरितार्था में अंतर है। मनुष्य मरना शस्त्रों के संयंत्र बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम देखा है, परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए शेष भाव से देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंश सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्म बंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उठने बढ़ने
नहीं देगा। तो कमेंट करके आप हमें बताइए कि आपको यह पूरा कहानी जो कि है नाखून क्यों बढ़ते हैं जब कैसा लगा। इनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी और यह है ललित निबंध। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।